चलिए चलिए चलिए, सही आंसर है, आप लोगों का आंसर सही है। डॉक्टर मेस जो हैं, इन्होंने कहा था कि हम करके सीखते हैं, तो सही आंसर जो है हमारा ये हो जाएगा डॉक्टर मेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि व्यक्तित्व मापन की परीक्षण विधि है। व्यक्तित्व मापन है ना, इसमें व्यक्तित्व के बारे में आप पढ़े होंगे और बुद्धि के बारे में भी पढ़े होंगे। तो बुद्धि मापन की विधि और व्यक्तित्व मापन की विधि, इसमें से आपको चुनना है व्यक्तित्व मापन परीक्षण की कौन सी विधि हो सकती है। चार ऑप्शन: व्यक्तिगत इतिहास विधि, व्यक्तिगत परिसूची विधि, रोडसाप स्याही धब्बा परीक्षण विधि और परिस्थिति परीक्षण विधि। चलिए आंसर ए बी सी डी सब ऑप्शन आ रहा है आंसर। व्यक्तित्व के बारे में जो है आलपोर्ट ने दिया था सील गुण का सिद्धांत। मैस्लो को भी व्यक्तित्व से हम लोग जोड़ते हैं, पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व मापने का एक तरीका है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण। ऑप्शन सी ये सही जवाब है व्यक्तित्व परीक्षण के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा सही, क्या हो जाएगा, रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आ गया है अब्राहम मैस्लो का। फिर से अब्राहम मैस्लो के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या होगी। अब्राहम मैस्लो ने पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था। मांग का सिद्धांत या आवश्यकता का सिद्धांत जो है यह अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। तो इनके अनुसार जो है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या हो सकती है। आंसर आंसर प्लीज। 2 और सी डी बी। चलिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए मैस्लो ने जो दिया था आवश्यकता या मांग का सिद्धांत, इसमें सबसे पहली आवश्यकता बताया था जिसको दैहिक आवश्यकता या उसको हम शारीरिक आवश्यकता कहते हैं। तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो दैहिक के जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शारीरिक लिखा हुआ है। तो ये बेस्ट आंसर ये हमारा होगा। और उसके बाद जो है सुरक्षा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे सामाजिक, है ना, और उसके बाद आत्मसम्मान, है ना, और सबसे अंत में क्या होगा, आत्मसिद्धि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। पहले साइकिल चलाने से शुरू किया था और अब वो मोटरसाइकिल चलाने लगा है। यह जो अधिगम अंतरण हो रहा है, यह अधिगम अंतरण उदाहरण है कौन सा है। 4 तरह के अधिगम अंतरण चर्चा है यहाँ पर देखेंगे। क्षैतिज है, ऊर्ध्व है, द्विपार्श्विक है और शून्य है। आंसर करिए। ए डी बी सी। ठीक है, चलिए देखिए, हाँ, कि जब कोई कौशल को आप सीखते हैं तो वो कौशल का अगर समान व्यवहार दूसरे किसी कार्य को करने में करते हैं तो उसको कहते हैं क्षैतिज अंतरण। और यहाँ साइकिल से पहुंच गया मोटरसाइकिल पर, अर्थात वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्व अंतरण। ये सही आंसर है, ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है, द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं कि वैसा अधिगम का अंतरण जो एक हाथ से आप करते हैं उसी काम को दूसरे हाथ से करते हैं, उसको द्विपार्श्विक बोलेंगे। ठीक है, हाँ, जैसे क्रिकेट खेलना है, बाएं हाथ से खेलते हैं, दाएं हाथ से खेलने लगे, द्विपार्श्विक अंतरण हो गया। शून्य अंतरण का मतलब कुछ अधिगम का अंतरण हुआ ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अब तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा शेयर करिए, इसको जोड़िए लोगों को, है ना। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, बाह्य अभिप्रेरणा में किसे शामिल किया जा सकता है। बाह्य अभिप्रेरणा और आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा दो प्रकार के होते हैं और यहां पे आपसे पूछा गया है बाह्य अभिप्रेरणा, लेकिन आंसर कूट में देना है, आंसर कूट में देना है। सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, लेकिन हमको लगता है कि कूट नहीं दिख रहा है, शायद कूट भी तो दिख ही रहा है। चलिए, कूट में आंसर देना है। पहला ऑप्शन है प्रशंसा एवं दोषारोपण, दूसरा है प्रतिद्वंद्विता जिसको हम कंपटीशन कहते हैं, तीसरा है पुरस्कार तथा दंड, और चौथा है परिणाम का ज्ञान। ठीक है। और बाह्य अभिप्रेरणा हम लोग जानते हैं कि वह अभिप्रेरणा होता है जो कार्य को जिस समय आप कर रहे हैं उसी समय तक प्रेरित करता है ना। बाद में उसकी जो पुनर्बलन है वो समाप्त हो जाती है। तो प्रशंसा और दोषारोपण भी बाह्य अभिप्रेरणा का पार्ट है। बिल्कुल। प्रतिद्वंदिता अर्थात कंपटीशन की भावना जो है ये भी बाह्य अभिप्रेरणा है, और पुरस्कार और दंड तो बाह्य अभिप्रेरणा था ही, आप तो पढ़े ही थे। और परिणाम का ज्ञान जो कि परिणाम पे आधारित है, परिणाम पर आधारित कोई भी काम जो होता है वो बाह्य प्रेरणा के ही संबंधित होता है। चलिए, चौथा ऑप्शन हो गया इनमें से सभी जो है ये राइट आंसर हमारा हो गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहां पे प्रॉब्लम हो आप जरूर कमेंट करिए, है ना, डाउट हो जरूर कमेंट करिए। चलिए, क्वेश्चन आ गया है छठा, निम्न में से कौन सा गलत है। गलत को चुनना है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, ये एक तरह का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको देखना है इसमें क्या हो सकता है। चलिए देखिए, पहला ऑप्शन, प्रेरक क्या होता है। जैसे आपने अभी प्रेरणा मोटिवेशन पढ़ा, तो मोटिवेशन में क्या हो सकता है। दूसरा है सीखने का डोमेन, लर्निंग का कौन कौन सा पार्ट हो सकता है। तीसरा है बुद्धि का जो त्रिविमीय मॉडल है, त्रिघटकीय मॉडल है, उसमें क्या क्या हो सकता है। और चौथा है मूल प्रवृत्ति के पक्ष क्या क्या हो सकते हैं। आपको इसमें से गलत चुनना है। चलिए बताइए। गलत को चुनना है। इसमें से तीन सही है भाई, सही नहीं चुनना है, गलत चुनना है। क्वेश्चन भाग गया। चलिए देखिए, इसमें है पहला जो था आपने पढ़ा होगा कि अभिप्रेरणा में जो सबसे पहला जो आपने पढ़ा होगा, तो इसमें जो है आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन उसमें था ही। ठीक है। दूसरा जो था सीखने का डोमेन, है ना, सीखने का डोमेन में हम लोग पढ़े भी थे। ठीक है। डॉक्टर ये जो अब ब्लूम महोदय थे, उनके अनुसार सीखने के तीन डोमेन होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमीटर। ये सही ही था। बुद्धि का जो त्रिविमीय मॉडल दिया था, है ना, त्रिघटकीय, उसमें क्या था, संक्रिया था, विषय वस्तु था और उत्पाद था। लेकिन यहाँ मिसिंग हो गया है ना। हाँ, विषय वस्तु के जगह पे प्रतिपुष्टि दे दिया गया है, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये चीजें यहाँ पे ये गलत है, ये आपका गलत है। हाँ, मूल प्रवृत्ति के भी तीन पक्ष होते हैं, ये सही हमारा। ठीक है, तो हमारा गलत कौन सा हो गया, 3 नंबर। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा समूह एक खंड बुद्धि सिद्धांत के समर्थक है? कौन सा समूह? समूह का मतलब 3 मनोवैज्ञानिकों का एक समूह है। आपको इसमें से वह समूह को खोजना है जो एक कारक, एक खंडीय जो है बुद्धि के सिद्धांत का समर्थक रहे हैं। ठीक है, चलिए आंसर करें, आंसर करिए। सीधा सा क्वेश्चन था हमारा, इसको बहुत आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, थॉर्नडाइक जो हैं इन्होंने क्या कहा था भाई, बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, मूर्त होते हैं, अमूर्त होते हैं और कौन होते हैं? सामाजिक। ये तो खत्म हो गया। चलिए आरबी कैटल जो थे ये ठोस और द्रव बुद्धि का सिद्धांत दिए थे। लिक्विड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी था इनका, और इसे भी स्पीयरमैन 2 था, ये खत्म हो गया। बच गया हमारा बीने, इन्होंने एक खंड का बुद्धि का सिद्धांत दिया था और उसका समर्थन कौन किया था? तो टर्मन और स्टर्न ने, और ये हमारा आंसर 1 नंबर जो है ये सही है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। इंक्लूसिव एजुकेशन किस उद्देश्य से शुरू किया गया है, वहां से ये क्वेश्चन आया है। 4 ऑप्शन हैं। सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, वेल डन। ट्वेल्थ क्लास में भी इसकी चर्चा है, बिल्कुल। एक मैसेज आया है कि क्या इसकी चर्चा 12th में है? बिल्कुल, साइकोलॉजी पढ़िएगा तो वहां भी इसका मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर करते हैं। समावेशी शिक्षा जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारा, वो इसलिए लाया गया है क्योंकि हमारे यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें है ना, अलग अलग तरह के बच्चों को अलग अलग तरीके की शिक्षा की बात कही गई। यहाँ कहा गया कि एक ही छत के नीचे है ना सभी तरह के, सभी प्रकार के बच्चों को समान शिक्षा उपलब्ध कराना, अर्थात इसका उद्देश्य है कि व्यवस्था के अनुसार जो है वो और आंसर अभी आ ही रहा है, व्यवस्था के अनुसार बच्चे को बदलना है ना। हाँ ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? एक यह एक बीमारी भी है ना, एक तरह का डिजीज भी है यह, कि वह बच्चा जो सबसे ज्यादा स्वयं के बारे में सोचता है, अपने आप के बारे में सोचता है, टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगा? चलिए आंसर करिए। डीबी डीबी डीबी, चलिए हाँ, अपने आप को प्रेम करना। देखिए यहाँ पे क्या है, याद रख लीजिए, है ना, जैसे अगर बच्चा स्वयं से बात कर रहा है तो ये तो जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है अहं केंद्रित का, ठीक है। हाँ, लेकिन हिप्नोटिज्म किसको कहते हैं? किसी को अपने बस में कर लेना, वो हिप्नोटिज्म कहलाता है। लेकिन स्वयं से जो बात करता है, ठीक है, अपने आप से जो प्रेम करता है सबसे ज्यादा, तो वो चीजें नार्सिज्म कहलाती हैं। नार्सिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है,
बेंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया होती है? अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था, जिसमें अनुकरण और है ना नकल करने पर उसने बताया था कि सबसे ज्यादा बच्चा उसी से सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं। तो में कौन सी प्रक्रिया होती है? अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में कौन सी प्रक्रिया होती है? 4 ऑप्शन है, चलिए आंसर करिए। सीधा सीधा शब्द है, थोड़ा सा अर्थ लगाइएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, बंदूरा जब कहता है तो बंदूरा कहता है कि अनुकरण करना है भाई, नकल करना है, नकल करना है। यहाँ पे आपको चिंतन का कोई वर्क है हो ही नहीं रहा है, बच्चा चिंतन करेगा ही नहीं। पुनरावृत्ति जो है का मतलब होता है दोहराना, ठीक है, तो ये भी दोहराना है, ये भी दोहराना है। प्रतिधारण का मतलब हो गया कॉपी, हो गया कॉपी, और कॉपी का मतलब क्या हो गया? नकल। आंसर हमारा क्या हो गया? 2 नंबर, 2 नंबर इसका सही आंसर हमारा हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना, इसमें क्या चीज अंतर्निहित है? बच्चा जो है रिसर्च कर रहा है, खोज कर रहा है, ठीक है, प्लानिंग कर रहा है, योजना बना रहा है, समीक्षा कर रहा है, किसी चीज का आलोचना कर रहा है, तो ये किस चीज के अंतर्गत आएगा? जीन पियाजे से क्वेश्चन लिया गया है, आंसर करिए। वाह, जीन पियाजे का नाम सुनते ही आंसर सबका आने लगा। वाह, एकदम सही जवाब है, सही जवाब है संज्ञान बोध। संज्ञान बोध होगा, हालांकि ऑप्शन में संज्ञान भी था और संज्ञान बोध भी था, ठीक है, इसका सही आंसर होगा संज्ञान बोध, ये आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से ही है, यह भी क्वेश्चन आपका जीन पियाजे से है। चलिए, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचना का व्याख्या कर रहा है अपने पूर्व प्राप्त अनुभव के आधार पर, पूर्व प्राप्त अनुभव कब करेगा बच्चा? आंसर करिए। बी ऑप्शन आया है, सी आया है, डी भी आया है। चलिए अब आंसर करते हैं। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो सोचते हैं, जो देखते हैं वो सोचते हैं, अर्थात यहाँ पे बच्चा जो है प्राप्त की गई सूचना, और जो सूचना हम प्राप्त करते हैं वो सूचना ऑलरेडी जो होता है वो हमारे द्वारा अवलोकित सूचना होता है, देखा गया सूचना होता है। वह सूचना जो अभी तक हमने देखा नहीं है और उस पर अगर हम थिंकिंग करते हैं तो अमूर्त होगा, लेकिन जिस सूचना को हम ऑलरेडी पहले जान चुके हैं और उसका अनुभव हम ले चुके हैं, तो वो चीजें सीधा और सीधा क्या हो जाएगा? हमारा मूर्त सोच हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया है, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहते हैं?
जब आप पढ़े होंगे व्यक्तिगत विभिन्नता, तो उस चैप्टर में जो है इस क्वेश्चन को हमने बताया था कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर जैसा जैसा उसकी क्षमता है, जैसे जैसे है, उस आधार पर कार्यों का बंटवारा करते हैं। तो ये एक प्रकार का शिक्षण विधि है जिसको हम लोग विभेदित अनुदेशन कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही है, विभेदित अनुदेशन, ये एक नंबर सही होगा, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के, है ना, किस चरण का प्रवर्ती है, मतलब किस चरण से पहले आता है प्रतिपालन, ये पूछ रहा है। अधिगम का सबसे अंतिम चरण क्या होता है भाई? देखिए आंसर करिए, जल्दी करिए। प्रतिपालन का मतलब क्या हो गया? प्रयोग हो गया, ठीक है। हाँ, तो प्रयोग आप किसी चीज का करते हैं, उससे पहले उस अधिगम का क्या होता है? जल्दी बोलिए। चलिए सही है, सही है, बिल्कुल सही, सामान्य, है ना। हाँ, यानी प्रतिपालन का बढ़ती चलन क्या हो जाएगा? सामान्यीकरण, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में प्राप्त हो जाती है, वह चरण कौन सा होगा? वस्तु अस्थायित्व में इतना समय, वस्तु अस्थायित्व जैसे ही आया बाबू, ये 0 से 2 वर्ष, और चरण का नाम क्या हो जाएगा? संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक, आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा, ठीक है। इंडिविजुअल रूप से जब आप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सभी लोगों का सही है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं, तो वो अवधि क्या होगी? है ना, 2 बातें हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आंसर करिए। चलिए आंसर करिए। आ गया है बी, ए। देखिए यहां पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि बच्चा बोलना शुरू नहीं करते हैं, केवल बोलने की बात नहीं है, यहां पर कह रहा है कि बच्चे शब्दों को मिला करके छोटे छोटे वाक्य बोलना शुरू करते हैं। बोलने की प्रक्रिया तो पहले शुरू हो जाती है, लेकिन 2 या 3 शब्द को मिला करके वाक्य में प्रयोग करके जो बच्चा बोलेगा उसका सही आंसर होगा 1.5 साल से लेकर के 2 साल के बीच का बच्चा, अर्थात ऑप्शन नंबर 2, ये सही आंसर हमारा होगा। आईक्यू की अवधारणा किसने दिया था? इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, चलिए जल्दी बताइए। बुद्धि, बी, सी, डी, सी। चलिए देखिए, बुद्धि लब्धि है, आईक्यू है। आईक्यू की अवधारणा जो है एक सूत्र के रूप में जो दिया गया था, ये जो दिया गया था आपको एस्टर्न महोदय के द्वारा दिया गया था। आईक्यू का कॉन्सेप्ट वहीं से आया था।
इससे पहले जो है मानसिक आयु के बारे में बीने ने बताया था, ठीक है। बीने कौन कौन मारे हैं? प्रणब, आईक्यू पूछेगा, बुद्धि लब्धि का मतलब ही होता है सूत्र से, और बीने जो है वो बुद्धि परीक्षण सबसे पहला किए थे और मानसिक आयु का प्रयोग सबसे पहले बीने महोदय के द्वारा किया गया था। बुद्धि लब्धि या आईक्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो टर्मन का ही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा? नैतिकता के लिए सर्वोत्तम मार्ग, नैतिकता के लिए सर्वोत्तम मार्ग चुनिए, आंसर चुनिए। ए भी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए आप लोग। नैतिकता है ना, बच्चों में नैतिकता गुण का विकास कैसे होगा? महात्मा गांधी को याद करिए, अगर दुनिया में बदलाव लाना है तो पहले खुद में बदलाव लाना होगा, तभी आप नैतिक बन सकते हैं, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा आंसर है शिक्षक का आदर्श के रूप में व्यवहार करना। स्वयं में पहले बदलिए, बच्चा खुद बदल जाएगा। दूसरा आंसर सही होगा, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बुरा जो देखन मैं चला, मुझे बुरा न कोई, चलिए याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ गया है, सीसीई से क्वेश्चन है, सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या है? सतत का मतलब तो जानते हैं लगातार, लेकिन व्यापक मूल्यांकन का क्या है? 4 ऑप्शन है, बोला जाए। ऑप्शन सी लवली कुमारी, बी 19 का है, ये 20 है ना? अच्छा अच्छा, प्रणब चलिए इसका आंसर, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। 20 का 3 नंबर सही है। हाँ, व्यापक का मतलब हो गया जिसमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक या सह शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों को जब हम शामिल कर देंगे तो इसका मतलब हो गया कि वो मूल्यांकन क्या हो गया? व्यापक मूल्यांकन हो गया। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार डैश मानसिक संरचना चिंतन के निर्माण प्रखंड है। डैश के जगह पे भरना है ना? क्या है जो मानसिक संरचना कहलाता है? जीन पियाजे के कॉन्सेप्ट में मानसिक संरचना को क्या कहते हैं? मानसिक संरचना, बौद्धिक संरचना एक ही है। ढांचा, मानसिक ढांचा, बौद्धिक ढांचा। चलिए बोलिए। मानसिक ढांचा को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। गणेश कुमार, मानसिक ढांचा जीन कहलाता है। बी ऑप्शन मार रहे हो। चलिए सही आंसर है, सभी का सही है। 4 नंबर आंसर हो गया, स्कीमा या अवधारणा, है ना? हाँ, इसका आंसर हो गया मानसिक संरचना जो चिंतन का निर्माण प्रखंड है ना? चिंतन की शुरुआत होती है वहां से, है ना? और वो मानसिक ढांचा या संरचना क्या कहलाती है? स्कीमा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है, निकाल लीजिए इस क्वेश्चन को, निकाल लीजिए आप लोग, देखते हैं कितने लोग निकल पाते हैं इसमें से। चलिए आंसर करिए। जल्दी आंसर करिए। अच्छा कोई बात नहीं है गणेश, चलिए ट्राई करिए, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई, ऑलवेज ट्राई टू बेस्ट। चलिए
इसका आंसर करिए जल्दी से। चलिए, एरी से चोटी पर भी एक दो लोग हैं। प्रणव कुमार। एरी मतलब क्या होता है? एरी कहाँ होता है? पैर में। चोटी कहाँ होता है? सिर पर। तो पैर से सिर की तरफ। एरी कहाँ होता है? पैर में। तो पैर से सिर की तरफ, ये कैसे टिक मार रहे हो रे? चलो, विकास हमेशा जो होता है ना, वो जो जिस नमूने का अनुगमन करता है उसका नाम है क्रमबद्धता और व्यवस्थित। एक नंबर आंसर होगा इसका, क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ये सही आंसर होगा। ठीक है, ये सब तो निगेटिव है बाबू। एड़ी से चोटी तो पहले ही गलत है। ये पैर से सिर हो गया, ये अव्यवस्थित हो गया, ये अप्रत्याशित हो गया, ये सब तो निगेटिव हो गया। फंस गया लेकिन जाल में तुम लोग। चलो अगला। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? फ्रैंक है, वैलेंटाइन है, फ्राइड है और हरलॉक है। ये वैलेंटाइन होगा, वेंटाइन दिख रहा होगा आपको। चलिए इसका आंसर करेंगे। शैशवावस्था का सीखने का आदर्श काल है, सही बात है। सबसे पहले लोग सीखता है शैशवावस्था में ही, और शैशवावस्था में सीखने की जो दर होती है वो सर्वाधिक होती है। बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह जीवन के आरंभिक वर्षों में ही बन जाता है, इतनी दर ज्यादा होती है सीखने की। लेकिन कथन वो नहीं है, कथन है कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा शैशवावस्था को? आंसर करिए। चलिए, वैलेंटाइन सही जवाब है, सबका जवाब सही है, वैलेंटाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था? चलिए स्टेटमेंट है, आया है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे भी बढ़ाती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट में ही आंसर छुपा हुआ है, ढूंढने का कोशिश करें। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसको आगे भी बढ़ाती है। दो ही आंसर तो बाबू है इसमें, या तो आपको बी होगा या फिर डी होगा। आप निकाल लीजिए आंसर। आया? चलिए, मुन्नी कुमारी बी आंसर। वाह, क्या आप लोग तर्क लगाते हैं। सीधा सीधा सवाल है कि जब विचार जो है विकास को प्रभावित कर रही है ज्यादातर, तो उसका सीधा आंसर जीन प्याजे होगा। यहां भी वही है, न केवल। अब इसको आप विचार न केवल को आप निगेटिव समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है ना। हाँ ठीक है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करती है बल्कि उसे आगे बढ़ाती है का मतलब हो गया विचार प्रधान है, भाषा सेकेंडरी है। आंसर हमारा जीन प्याजे। चलिए अगला क्वेश्चन। समाजीकरण है, समाजीकरण है, क्या है समाजीकरण? सोशियोलाइजेशन क्या है? चलिए आंसर करिए, सोशियोलाइजेशन। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जो आसानी से नहीं होती है, और कब होती है पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो समाजीकरण के संदर्भ में कौन सा आंसर हमारा सही होगा? चलिए आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 25 करके लिखिए आंसर, तब हमको समझ में आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आया है एक आंसर। लेट से कमेंट काहे आ रहा है? नेट का इश्यू लगता है, नेट परेशानी है।
इसका है आपको आंसर जो होगा सामाजिक, प्रणब कुमार सी आंसर। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाजीकरण आधुनिकीकरण से कैसे जोड़ रहे हैं उसको? समाजीकरण जो है ये है आपको कि समाज के साथ घुलना मिलना, समाज के साथ जुड़ जाना, ठीक है। हाँ, यहां पे कह रहा है आपको कि शिक्षक और पठित तथ्यों के बीच में संबंध, केवल इसी से समाजीकरण होगा क्या? नहीं होगा ना। सामाजिक मानदंडों के साथ अनुकूल, हाँ, सामाजिक जो कानून है, नियम है, उसके साथ एडजस्टमेंट आप करते हैं तो आपका समाजीकरण होता है। समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया ये नहीं होगा, ठीक है। और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर बेस्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बस 5 क्वेश्चन और शेष बचे हैं, आप लोग थोड़ा सा बेहतर प्रयास करिए। लैंगिक विभेद, साफ साफ दिख रहा होगा आपको, लैंगिक विभेद। इसका सारे लोग आंसर निकाल लेंगे, सभी लोग आंसर निकाल लीजिए। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल है। लैंगिक विभेद जो है वो अच्छा है या खराब होता है? खराब होता है बाबू। तो इसमें जो है निगेटिव वाला खोजना है, पॉजिटिव वाला छांट देना है। इसमें जो निगेटिव है ना उसको ढूंढिए, पॉजिटिव नहीं होगा इसका आंसर। लैंगिक विभेद के बारे में पूछ रहा है, क्या होता है। चलिए आंसर करिए जल्दी से। डी, सी, बी, देखिए लैंगिक विभेद जो है कहता है विद्यार्थी के निष्पादन को प्रभावित नहीं करता। ये तो प्रभावित करेगा ना, अगर भेदभाव कर देंगे तो इसका तो परिणाम पड़ेगा, तो ये तो गलत हो गया ना। हाँ, दूसरा कहता है कि विद्यार्थियों के हरासोन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। अर्थात विद्यार्थी जो है लैंगिक विभेद के कारण जो है वो अपनी जितनी विकास करना चाह रहा है उतना नहीं कर पा रहा है, तो ये हो सकता है विद्यार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयास अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ये तो पॉजिटिव है, ये नहीं होगा। महिला शिक्षक की अपेक्षा पूर्व शिक्षक, पूर्व नहीं, पुरुष शिक्षक यहाँ पे होना चाहिए था, है ना। पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, ये भी आपका गलत ही है। महिला और पुरुष की बात यहाँ पे नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा कि अगर लैंगिक विभेद होता है तो हो सकता है कि उसका जो परिणाम है वो हरासोन्मुख हो जाए, मतलब नीचे की ओर हो जाए। आंसर 2 हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। टाइपिंग एरर भी बहुत परेशान किया है आज। अगला क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आईक्यू निकालना है बाबू, आईक्यू निकालिए जल्दी से, आईक्यू के आंसर करिए, इतना टाइम नहीं लगाइए। ये सब आईक्यू निकालना है, आपको पता ही है आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है। आईक्यू क्या क्या फॉर्मूला होता है? आईक्यू बराबर क्या होता है? MA/CA इंटू 100। कर दीजिए, आंसर निकालिए। इसमें मानसिक आयु गायब है, दिया हुआ है, लेकिन MA निकालना है। यहां से MA गायब है, MA निकालिए, ठीक है। MA नहीं पता है तो यहाँ पे X लिख दीजिए। IQ दिया हुआ है 75 और आपका दिया हुआ है कितना वर्ष का बच्चा है? 16 हो गया। निकाल दीजिए X का वैल्यू कितना होगा? खुद काट खुद कर रहे हैं।
डायरेक्ट काटिए ना, 25 तिया 75, 25 चौका 100, और 4 चौका कितना हो गया 16। एक्स का वैल्यू निकाल, 3 को और 4 को क्या करेंगे आपस में गुना कर देंगे, कितना आया 12। सही आंसर है 12। चलिए अगला क्वेश्चन। तीन प्रश्न और शेष हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बताइएगा। कौन सा सीखना अस्थायी होता है? सीखने का प्रकार कौन बताया था, पहले कमेंट करिए तो। सीखने का प्रकार कौन बताया था? सीखना 4 प्रकार का होता है, किसने बताया था? सीखना कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। यह जानकारी किसने दिया था? अशुभ। अब बताइए कि कौन सा सीखना अस्थायी होगा? चलिए सही आंसर है। समझकर सीखना जो है ये बहुत ही अस्थायी होता है, बाकी हटकर सीखना भूल जाते हैं हम लोग जल्दी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? मूल्यांकन का उद्देश्य है, मूल्यांकन हम लोग करते हैं बच्चों का प्रतिपुष्टि प्राप्त करते हैं, कौन सा बच्चा अधिगम किया है, क्या किया है, नहीं किया है। तो मूल्यांकन का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? परीक्षा क्यों लेते हैं बच्चों का? चलिए पढ़िए और बताइए। डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। चलिए 2 से तो आ रहा है, हाँ एक निगेटिव जा रहा है। चलिए ठीक है। हाँ देखिए, मूल्यांकन है, इवैल्यूएशन करना है। तो इवैल्यूएशन जब होता है, जब हम लोग बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं, रिजल्ट देते हैं। रिजल्ट में हो सकता है कि वो बच्चा पास करे या वो बच्चा क्या करे, फेल करे, संभव है। बच्चा क्या सीखा अभी तक उसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा और आपका ये भी हो जाएगा। बच्चे को सीखने में क्या क्या दिक्कत हो रहा है, क्या क्या परेशानी हो रही है, इसके बारे में भी हम लोग मूल्यांकन से जानते हैं। हो सकता है कि 1 नंबर ऑप्शन आपको डिस्टर्ब किया होगा, लेकिन बाकी ये 2 तो सही था। जब ये दोनों सही है तो आंसर हमारा क्या होता है, इनमें से सभी ना। हाँ उपरोक्त में से सभी, चौथा आंसर हमारा सही होगा। सही आंसर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये सही होगा, इनमें से सभी वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अंतिम क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, इस पर एकदम आप लोग छक्का मार दीजिए। कहता है एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस किन किन क्षेत्रों में हो सकती है? लास्ट बॉल है, 6 जाना चाहिए। चलिए सभी लोगों का, और इस तरीके से आंसर जो है हमारा आपका है। वाह क्या बात, वेरी गुड, बहुत बेहतर। चलिए ये हमारा आंसर हो गया, इनमें से सभी, सभी का सही है। और इस तरीके से आज का जो 30 क्वेश्चन था सीडीपी का, ये कंप्लीट हुआ। और फिर हम लेकर के आ रहे हैं ईवीएस का भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको लेकर के हम अभी आते हैं, कुछ देर के बाद आप लोग को इंफॉर्मेशन कर देंगे। आपको इंफॉर्मेशन इसका हो जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। और आप लोग अपना सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। जिन लोगों का एग्जाम हो गया है सूचना मुझे मिलती रहती है ना। 2-3 प्रश्न आउटडेटेड पूछे जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। परीक्षा है, परीक्षा का मतलब ही होता है पर की इच्छा। लेकिन जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है,
बस उसी के अनुरूप हम लोग काम करते रहेंगे।